तो पार्ट वन में हमने पढ़ा था फॉरेन ट्रेड के बारे में, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के बारे में। साथ ही साथ हमने जाना था कि कैसे फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट मार्केट को इंटरलिंक करती है, कंट्रीज को एक दूसरे से जोड़ती है। पार्ट टू में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ग्लोबलाइजेशन। तो शुरू करते हैं हमारा पार्ट टू विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। देखो, हम पार्ट वन में पढ़ के आए हैं कि जितना ज़्यादा फॉरेन ट्रेड होगा, कंट्रीज के बीच में व्यापार होगा, उतना ही ज़्यादा वहाँ के मार्केट इंटरलिंक करते जाएंगे, उतना ही ज़्यादा उन देशों के मार्केट एक दूसरे से जुड़ते जाएंगे। यानी कि सिंपली जितना ज़्यादा फॉरेन ट्रेड होगा, जितना ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट होगा, उसका रिजल्ट क्या आएगा, उतना ही ज़्यादा वहाँ के जो मार्केट हैं वो एक दूसरे से जुड़ते जाएंगे, इंटरकनेक्ट होते जाएंगे, इंटीग्रेट होते जाएंगे। तो सिंपल है, अगर दो देशों के मार्केट जुड़ते हैं तो इसका मतलब देश भी तो जुड़ रहे हैं ना। सपोज करो इंडिया और चाइना के बीच में फॉरेन ट्रेड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इंडिया को और चाइना के जो मार्केट है वो एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हो जाते हैं, तो फिर इंडिया और चाइना भी तो एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हो जाएंगे ना। वेरी सिंपल। तो ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? यही होता है। ग्लोबलाइजेशन का सिंपल मतलब होता है देशों को जोड़ना। जिस तरीके से हम फॉरेन ट्रेड में मार्केट को जोड़ने की बात करते थे, ग्लोबलाइजेशन में हम देशों को जोड़ने की बात करते हैं। जो कंट्रीज हैं उनको इंटीग्रेट, उनको इंटरलिंक, उनको इंटरकनेक्ट करने की बात करते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन सिंपली क्या होती है? ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज। सिंपली ग्लोबलाइजेशन का मतलब है देशों को इंटीग्रेट करना, एक साथ लाना, देशों को एक दूसरे से इंटरकनेक्ट करना, एक दूसरे से इंटरलिंक करना। अब कैसे हम इंटरलिंक करते हैं, कैसे हम देशों को जोड़ते हैं? विद द हेल्प ऑफ व्यापार, विद द हेल्प ऑफ फॉरेन ट्रेड। जितना ज़्यादा फॉरेन ट्रेड होगा, देशों के बीच में व्यापार होगा, उतना ही ज़्यादा ग्लोबलाइजेशन होगा, उतना ही ज़्यादा देश आपस में जुड़ेंगे। तो एक और डेफिनेशन क्या हो सकती है ग्लोबलाइजेशन की, कि ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन बिटवीन कंट्रीज थ्रू फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट डन बाय द एमएनसी। तो ग्लोबलाइजेशन का सिंपल मतलब हम कह सकते हैं देशों का जोड़ना। और कैसे देशों को जोड़ा जाता है? थ्रू फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। और फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट करता कौन है? एमएनसी करती है, मल्टीनेशनल कंपनी करती है। तो ग्लोबलाइजेशन आप समझ गए, सिंपली है, जितना सिंपल है, जितना सपोज करो तीन कंट्रीज हैं, इंडिया, अमेरिका, चाइना, जितना ज़्यादा इनके बीच में फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट होगा, उतना ही ज़्यादा यहाँ के मार्केट एक दूसरे से जुड़ते जाएंगे। और जितना ज़्यादा मार्केट यहाँ के एक दूसरे से जुड़ते जाएंगे, उतना ही ज़्यादा ये लोग क्या, ये देश भी एक दूसरे से जुड़ते चले जाएंगे। वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। ग्लोबलाइजेशन का सिंपल मतलब देशों को जोड़ना विद द हेल्प ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस में जो सबसे मेजर रोल प्ले करती है वो होती है एमएनसीज। मल्टीनेशनल कंपनी का एक बहुत बड़ा रोल होता है ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस में, देशों को आपस में जोड़ने में। क्यों होता है? क्योंकि हमने पढ़ा ग्लोबलाइजेशन कैसे होता है, विद द हेल्प ऑफ व्यापार, विद द हेल्प ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये व्यापार और इन्वेस्टमेंट करता कौन है? एमएनसी ही तो करती है ना, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन ही तो करती हैं। इसलिए हम बोलते हैं जो एमएनसीज हैं इनका एक बहुत मेजर रोल है ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस में। जितना अच्छा ग्लोबलाइजेशन होगा उसका मतलब है सपोज करो हम बोलते हैं दो कंट्रीज के बीच में बहुत अच्छा ग्लोबलाइजेशन है, वहाँ के मार्केट एक दूसरे से बहुत अच्छे से कनेक्टेड है, तो इसका मतलब है उनके बीच में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों का, ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी का, ज़्यादा से ज़्यादा सर्विसेज का इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट हो रहा है, ट्रेड हो रहा है, व्यापार हो रहा है। तो सिंपल ग्लोबलाइजेशन में जो एमएनसीज हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। जितना अच्छा ग्लोबलाइजेशन होगा उसका सिंपल मतलब है, अगर ग्लोबलाइजेशन कहीं पर बहुत अच्छा हो रहा है, किन्हीं दो कंट्रीज के बीच में ग्लोबलाइजेशन बहुत अच्छा हो रहा है, तो उसका क्या मतलब है? उनके बीच में ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज एंड टेक्नोलॉजी मूव कर रहे हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो रहे हैं। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब था सिंपली देशों को जोड़ना, इंटरकनेक्ट करना, इंटीग्रेट करना, इंटरलिंक करना। एक और भी तरीका है जिसकी मदद से हम देशों को जोड़ सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं। पहला तरीका तो था विद द हेल्प ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। दूसरा तरीका है विद द हेल्प ऑफ मूवमेंट ऑफ पीपल। जब लोग एक देश से दूसरे देश में जाते हैं तब भी जो देश होते हैं वो इंटीग्रेट होते हैं, इंटरलिंक होते हैं। आप पूछोगे कैसे होते हैं? सपोज करो इंडिया का कोई बंदा अमेरिका में जाके बसता है, तो जो इंडिया का बंदा अमेरिका में जाकर बसेगा वो इंडिया का कल्चर अमेरिका में ले जाएगा, या फिर अमेरिका का बंदा कोई इंडिया में आकर बसता है तो वो अमेरिकन कल्चर इंडिया में ले आएगा। तो यहाँ पे कल्चरल क्या हो रहा है, कल्चर का क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। तो हम कह सकते हैं इंडिया और अमेरिका जो है वो इंटीग्रेट हो रहे हैं, एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हो रहे हैं, इंटरलिंक हो रहे हैं। तो एक और तरीका कौन सा है देशों को जोड़ने का या ग्लोबलाइजेशन करने का? इट इज फॉर बाय द मूवमेंट ऑफ पीपल, लोगों का एक देश से दूसरे देश में जाना। अब लोग एक देश से दूसरे देश में क्यों जाते हैं? सिंपली तो लोग एक देश से दूसरे देश में क्यों जाते हैं? जनरली ऐसा लोग इसलिए करते हैं इन सर्च ऑफ बेटर इनकम्स, बेटर जॉब, बेटर एजुकेशन। वो और बेटर चीज़ें पाने के लिए एक देश से दूसरे देश में जाते हैं। सपोज करो अगर किसी इंसान को इंडिया का एजुकेशन सिस्टम पसंद नहीं आएगा तो वो जर्मनी चला जाएगा, सिंगापुर चला जाएगा, वहाँ पर एजुकेशन सिस्टम अच्छा है। किसी को यहाँ पे कम इनकम मिल रही है, अमेरिका में ज़्यादा इनकम मिल रही है तो वो अमेरिका चला जाएगा।
तो सिंपली लोग एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते हैं, एक देश से दूसरे देश में क्यों जाते हैं, इन सर्च ऑफ बेटर इनकम, बेटर जॉब्स, बेटर एजुकेशन। लेकिन आज के टाइम पर ये जो मूवमेंट ऑफ पीपल है कम हो चुका है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत तगड़े तगड़े रूल्स बना दिए हैं, बहुत तगड़े तगड़े रिस्ट्रिक्शंस रख दिए हैं। अब ऐसा नहीं है कि पहले के टाइम पर तो ये था कि ऐसा कुछ खास बहुत तगड़े रूल्स नहीं थे तो मुंह उठा के चल दिए दूसरे देश में। अब वैसा काम नहीं है, अब आपको प्रॉपर वीज़ा चाहिए, प्रॉपर रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। इसीलिए आज के टाइम पर जो मूवमेंट ऑफ पीपल है वो थोड़ा बहुत कम हुआ है। मैं ये नहीं कहूँगा प्रॉपर कम हुआ है, बट वो कम हुआ है। तो मेजर रीज़न क्या है ग्लोबलाइजेशन का? इट इज़ विद द हेल्प ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अभी स्टार्ट करते हैं हमारा नया टॉपिक, दैट इज फैक्टर्स दैट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन। अब हम उन फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे, उन रिसोर्सेज के बारे में बात करेंगे, उन रीजंस के बारे में बात करेंगे जिनकी वजह से ग्लोबलाइजेशन संभव हो पाया है, पॉसिबल हो पाया है। देखो, उसमें सबसे पहले आता है हमारा टेक्नोलॉजी। आज के टाइम पर टेक्नोलॉजी में इतना ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुका है, इतना ज़्यादा इंप्रूवमेंट आ चुका है कि आप कोई भी चीज़ घर बैठे कर सकते हो। सिंपली अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो आप देखोगे इतना ज़्यादा इंप्रूवमेंट आया है टेक्नोलॉजी में कि उसने ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस को पूरा बदल के रख दिया है। इसका एक क्लियर कट एग्जांपल है, पहले के टाइम पर भी ऐसा नहीं है ग्लोबलाइजेशन नहीं होता था, होता ज़रूर था लेकिन बड़ी दिक्कत होती थी। कैसे दिक्कत होती थी? अगर कोई सामान एक जगह से दूसरी जगह भेजना है तो 2-2 3-3 महीने लग रहे हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री में पहुंचने में, और क्या पता बीच में जहाज डूब गया, किसी ने जहाज को रोक लिया। लेकिन आज के टाइम पर ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी हो सकती है कि आपको कितने भी दूर भेजना हो आप कम से कम टाइम में भेज सकते हो, कम से कम पैसे में भेज सकते हो। इतना अच्छा ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज हो चुकी हैं। इसीलिए हम कहते हैं जो ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी है या जो डेवलपमेंट आया है ट्रांसपोर्टेशन में, वो एक क्लियर कट एग्जांपल है कि कैसे जो टेक्नोलॉजी है वो हेल्प करती है ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस में। तो सिंपली क्या कह सकते हैं हम, जो डेवलपमेंट आया है टेक्नोलॉजी में उसने एक बहुत मेजर बूस्ट दिया है, एक बढ़ावा दिया है, एक इट्स लाइक बूस्टर डोज। जैसे अभी वैक्सीनेशन की एक बूस्टर डोज चल रही है ना, उसी तरीके से जो टेक्नोलॉजी है, जो डेवलपमेंट है टेक्नोलॉजी में, वो एक बूस्टर डोज है ग्लोबलाइजेशन के लिए। सेकेंड जो चीज़ है जो टेक्नोलॉजी का ही पार्ट है, दिस डेवलपमेंट इन द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जिसको हम सिंपली बोलते हैं आईटी। सिंपली आईटी में क्या टॉपिक्स आ जाते हैं? अगर हम कुछ टॉपिक की बात करें तो जैसे हमारा आ जाता है कंप्यूटर, टेलीकम्युनिकेशन, इंटरनेट। तो आईटी ने एक बहुत मेजर बढ़ावा दिया है, एक बहुत मेजर बूस्ट दिया है किसको? ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस को। आईटी नहीं होता तो आज के टाइम पर ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस आपको जैसी दिखती है, जितना आपको देश एक दूसरे से कनेक्टेड दिखते हैं वैसे नहीं दिखते। जैसे सपोज करो जो आईटी में अगर हम बात करें हमारी टेलीकम्युनिकेशन की, तो टेलीकम्युनिकेशन की मदद से आज के टाइम पर आप किसी भी जगह पर बैठकर किसी से भी कांटेक्ट कर सकते हो। आप इंडिया में बैठे हो, आप अमेरिका फ़ोन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ टेलीकम्युनिकेशन स्किल। विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर एंड इंटरनेट आप कोई भी इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हो, कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हो। विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। ज़रूरी नहीं अगर आपको किसी देश में पैसे भेजने हैं तो आपको वहाँ जाना ज़रूरी है, सिंपली ऑनलाइन पे करो ना। तो सिंपली अगर देखा जाए तो आईटी ने एक ऐसा ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस बना दिया है जिसमें डायरेक्ट कांटेक्ट ज़रूरी है ही नहीं। ज़रूरी नहीं है कि दो व्यापारियों को मिलना ज़रूरी है, अगर उनको व्यापार करना है, अगर उनको बिजनेस करना है तो वो ऑनलाइन ही सारी चीज़ें कर सकते हैं। जिसका एक क्लियर कट अगर आज के टाइम पर हम एग्जांपल देखें कि अगर आईटी में डेवलपमेंट नहीं आया होता तो जो आज जो लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं वो वर्क फ्रॉम होम नहीं कर पाते, क्योंकि ना तो कोई जूम कॉल होती, ना कोई इंटरनेट होता है ना कोई लैपटॉप होता, ना कोई कंप्यूटर होता। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा आईटी में डेवलपमेंट आया है उसने एक बहुत मेजर रोल प्ले किया है ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस को बढ़ावा देने में। इसलिए सिंपली बोले तो जो आईटी है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में जो डेवलपमेंट है, उसने क्या किया है, एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है इन स्प्रेडिंग आउट द प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज। अब स्टार्ट करते हैं हमारा एक नया टॉपिक, दैट इज लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड। लिबरल का मतलब होता है, लिबरलाइजेशन का मतलब होता है आज़ाद करना, फ्री करना। अब कैसे व्यापार को हम फ्री करते हैं, कैसे हम ट्रेड को फ्री करते हैं, ये हम जानेंगे इस टॉपिक। सिंपली जब भी आप व्यापार करते हो, ट्रेड करते हो, तो उसमें दो चीज़ें इन्वॉल्व होती है, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट। इम्पोर्ट का मतलब होता है आदान, एक्सपोर्ट का मतलब होता है प्रदान। सपोज करो मैंने बोला किसी भी चीज़ का इम्पोर्ट हुआ यानी कि कोई भी चीज़ आई है, और मैंने बोला किसी चीज़ का एक्सपोर्ट हुआ तो वो कोई चीज़ या वो जो चीज़ है वो क्या हुई है, गई है। ठीक है, सिंपल है। तो कोई भी चीज़ जब आप ट्रेड करते हो, व्यापार करते हो, तो उसमें दो चीज़ें होती हैं, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट। एक होता है आपसे दूर जाना यानी कि एक्सपोर्ट होना, एक होता है आपके पास आना यानी कि इम्पोर्ट होना। तो सिंपली जो गवर्नमेंट होती है उसके पास राइट होता है कि वो इन इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट पर टैक्स लगा सकती है। सपोज करो कोई देश हमारे देश में कुछ भेजना चाहता है तो गवर्नमेंट के पास राइट है कि वो उस भेजने पर टैक्स लगा सकती है। सपोज करो इंडिया की कोई कंपनी दूसरी देश में भेजना चाहती है
तो दूसरे देश की कंपनी के पास, दूसरे देश की गवर्नमेंट के पास राइट है कि वो हमारे इंडिया पे टैक्स लगा सकती है, यानी कि इंडिया की कंपनी है उस पर टैक्स लगा सकती है, ठीक है। तो ये जो टैक्स लगाना है, सपोज करो चाइना से खिलौने इंडिया में आना चाहते हैं, तो हमारी इंडियन गवर्नमेंट के पास राइट है कि वो इन खिलौनों पर टैक्स लगा सकती है। वो चाइनीज जो कंपनी होगी उसको बोल देगी कि जब तक आप हमें टैक्स नहीं दोगे जो हम आप पर लगा रहे हैं, तब तक आपके खिलौने इंडिया में नहीं आएंगे। तो हमारी इंडियन गवर्नमेंट के पास राइट है जो खिलौने चाइना से आ रहे हैं उन पर टैक्स लगाने का। ये जो टैक्स लगाना वाला काम है कि ये जो हमने इम्पोर्ट पे टैक्स लगा दिया, एक्सपोर्ट पे टैक्स लगा दिया, ये एग्जाम्पल है ट्रेड बैरियर का। ट्रेड बैरियर, बैरियर का मतलब होता है ब्रेकर, जो किसी चीज़ को कम करे, किसी चीज़ को कंट्रोल करे, स्टॉप करे। जैसे आप रोड पे चलते हो तो ब्रेकर होता है ना, क्यों होता है? जिससे वो आपकी स्पीड को कम करे। उसी तरीके से व्यापार, जब आप ट्रेड करते हो तो वहां पर ब्रेकर का नाम क्या, ब्रेकर की जगह पे कौन होता है? बैरियर होता है। बैरियर क्या करता है? ट्रेड को कम ज्यादा करता है। अगर एक रोड से ब्रेकर को हटा दिया जाए तो लोग चाहे जितनी स्पीड पर भागते रहेंगे। उसी तरीके से अगर एक ट्रेड से, व्यापार से बैरियर को हटा दिया जाए तो चाहे जैसी ट्रेड होती रहेगी, कोई कंट्रोल करने वाला नहीं होगा। ये बैरियर और ब्रेकर ऑलमोस्ट सिमिलर वर्ड है, ठीक है। दोनों को ही यूज किया जाता है कंट्रोल करने के लिए। ब्रेकर को यूज किया जाता है स्पीड को कंट्रोल करने के लिए, बैरियर को यूज किया जाता है ट्रेड यानी कि व्यापार को कंट्रोल करने के लिए। तो ये जो टैक्स लगाया गया है इंपोर्ट पर या एक्सपोर्ट पर, ये एग्जाम्पल होते हैं किसके? ट्रेड बैरियर के। इनको बैरियर क्यों बोला जाता है? क्योंकि इन बैरियर्स के साथ कुछ लिमिटेशंस होती हैं, इन बैरियर्स में कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं कि आपको ये चीज़ें फॉलो करनी ही पड़ेंगी। अब जैसे जैसे हम इस टॉपिक में आगे बढ़ेंगे आपको ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर होता चला जाएगा। वैसे बेसिकली समझ लो, जिस तरीके से ब्रेकर से हम स्पीड कंट्रोल करते हैं, उसी तरीके से हम बैरियर से ट्रेड को कंट्रोल करते हैं, व्यापार को कंट्रोल करते हैं। अगर आप इंडिया की सिचुएशन देखो तो इंडिया जब 1947 में आज़ाद हुआ था तो इंडिया की सिचुएशन थी कि ना तो उनके पास कुछ खास टेक्नोलॉजी थी, ना हमारे पास कोई बड़ी सी इंडस्ट्री थी। तो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया था? ट्रेड बैरियर्स को बढ़ा दिया था। ट्रेड बैरियर्स को बढ़ा दिया था किस चीज़ पर? फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर। विदेशी निवेश और विदेशी व्यापार में उन्होंने अपने ट्रेड बैरियर्स को बढ़ा दिया था। एक सिंपल चीज़ बोलूँ, अगर एक रोड है उसमें मैं बहुत सारे ब्रेकर बना दूँ तो क्या आप अपनी स्पीड बढ़ा पाओगे? कभी नहीं बढ़ा पाओगे। इसी तरीके से अगर व्यापार में मैं बैरियर बढ़ा दूँ तो क्या व्यापार हो पाएगा? सपोज करो आप देश में कुछ भेजना चाहते हो, सपोज करो आप इस देश में भेजना चाहते हो 100 रुपए की चीज़, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आप पे टैक्स लगा दिया 80 रुपए, तो क्या आप वो देश में भेज पाओगे? आप कहोगे यार कोई काम की ही नहीं है, फायदा ही नहीं होने वाला है कुछ खास। तो उसी तरीके से 1947 के टाइम पर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी उसने ट्रेड बैरियर्स को बढ़ा दिया था। और ऐसा उन्होंने क्यों किया था? क्योंकि उस टाइम ना तो हमारे पास टेक्नोलॉजी थी, ना हमारे पास ऐसी कोई खास इंडस्ट्री थी। तो उनको ये चीज़ समझ में आ गई थी कि हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं अभी वो इस काबिल नहीं हुए हैं कि वो वर्ल्ड मार्केट में कॉम्पीट कर सके। ग्लोबलाइजेशन क्या करता है? ग्लोबलाइजेशन कंपटीशन बढ़ाता है भाई। ग्लोबलाइजेशन का सिंपल मतलब है कि अपने मार्केट को वर्ल्ड मार्केट में ले जाना है या दो देशों के मार्केट को जोड़ना। तो 1947 के टाइम पे हमारे इंडिया के पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं थी, हमारे इंडिया के प्रोड्यूसर्स के पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं थी कि हम अभी वर्ल्ड मार्केट में जाकर कॉम्पीट कर पाए। और सही बात है, तो हमारा देश आज़ाद हुआ था, हमारे सामने बहुत सारे चैलेंजेस थे, कॉन्स्टिट्यूशन बनना था, देश का यूनिफिकेशन होना बाकी था। तो इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने समझा उस टाइम ट्रेड बैरियर बढ़ाने का उन्होंने सोच लिया। तो 1991 तक ये ट्रेड बैरियर को वो बढ़ाए रहे। क्यों बढ़ाए रहे? जिससे जो प्रोड्यूसर्स हैं देश के वो प्रोटेक्ट होकर रहें, वो अपने आप को पहले डेवलप कर लें। आप तभी जाते हो ना इंटरनेशनल मैच खेलने, जब आपके अंदर से पूरे डेवलप हो जाते हो, कॉन्फिडेंट होते हो। सपोज करो आप पेपर देने कब जाते हो? पेपर देने आप तभी जाते हो जब आप खुद को फुली प्रिपेयर्ड मान लेते हो। आप इंटरनेशनल मैच खेलने कब जाओगे? जब आप फुली प्रैक्टिस्ड होगे, फुली प्रिपेयर्ड होगे। उसी तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला कि हम अपने प्रोड्यूसर को तभी वर्ल्ड मार्केट में भेजेंगे जब वो 90 से 95% प्रिपेयर हो जाए, जब उनके पास भी नई नई टेक्नोलॉजी आ जाए। तो 1991 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया कि अब हम अपने प्रोड्यूसर को, अपने मार्केट को वर्ल्ड मार्केट में इंट्रोड्यूस कराएंगे। तो सिंपली देखो, जब हमें अपने प्रोड्यूसर को बचाना था तो हमने क्या किया? ट्रेड बैरियर्स को बढ़ा दिया। अब 1991 में गवर्नमेंट को क्या करना था? अपने प्रोड्यूसर्स को वर्ल्ड मार्केट में ले जाना था, अपने मार्केट को वर्ल्ड मार्केट में ले जाना था। तो अब वो क्या करेंगी? ट्रेड बैरियर्स को घटा देंगी। सिंपली जब हमको स्पीड को कम करना था, गाड़ी की स्पीड कम नहीं करनी थी, तो हमने ब्रेकर्स बढ़ा दिए, और हमें गाड़ी की स्पीड तेज करनी है तो हमने ब्रेकर्स कम कर दी। सिंपल कॉन्सेप्ट। तो 1991 के बाद से जो ब्रेकर्स थे, जो बैरियर्स थे, ट्रेड बैरियर्स, उनको बहुत हद तक खत्म कर दिया गया था। क्यों खत्म कर दिया गया था?
क्योंकि अब हम चाहते थे हमारे देश का मार्केट वर्ल्ड मार्केट में जाकर कॉम्पीट करे, हमारे देश के प्रोड्यूसर्स वर्ल्ड मार्केट में जाकर कॉम्पीट करें। इसीलिए हमने ज़्यादातर ट्रेड बैरियर्स को हटा दिया। और ये जो डिसीजन था ट्रेड बैरियर्स को हटाने का, इसको बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने तक सपोर्ट किया था। अब सिंपली मैं आपको बोलूं, जिस तरीके से जब एक जेल से कैदी आज़ाद होता है तो उसकी जंजीरें टूट जाती हैं, उसको मतलब वो जंजीरों में बना रहता है, पहले हाथ में हथकड़ी होती है जिनको हम हथकड़ी कहते हैं। तो जब वो आज़ाद होता है जेल से, जिस दिन जेल से उसकी छुट्टी होती है तो सब उसको क्या बोलते हैं, अब तुम आज़ाद हो, है ना। उसी तरीके से जब जो व्यापार है, व्यापार भी बैरियर्स में बना रहता है, और जब इसमें से बैरियर्स हटा दिए जाते हैं तो हम सब व्यापार को बोलते हैं, ट्रेड को बोलते हैं कि अब तुम भी आज़ाद हो। और आज़ाद का मतलब होता है फ्री करना, और फ्री का मतलब होता है लिबरल, तो हम बोल देते हैं इसको लिबरलाइजेशन। तो सिंपली लिबरलाइजेशन क्या होता है, ट्रेड बैरियर्स को हटाना। जो ट्रेड बैरियर एक गवर्नमेंट लगाती है उनको हटाना ही लिबरलाइजेशन होता है। लिबरल का मतलब होता है फ्री करना, फ्री करना यानी कि आज़ाद करना। आज़ाद कब होगा, जब बेड़ियाँ जो है उनको हटा दिया जाएगा, जब जो ब्रेकर्स हैं, जब जो बैरियर्स हैं उनको हटा दिया जाएगा। तो लिबरलाइजेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ या सिंपली द रिमूवल ऑफ ट्रेड बैरियर्स और रिस्ट्रिक्शन सेट बाय द गवर्नमेंट इज कॉल्ड लिबरलाइजेशन। तो सिंपली जब ट्रेड बैरियर हट जाएंगे तो बिजनेस जो है वो आसान हो जाएगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या हो जाएगा, वो आसान हो जाएगा। अब दिक्कत नहीं रहेगी कुछ भी चीज़ को इंपोर्ट करने में, एक्सपोर्ट करने में। इसीलिए लिबरलाइजेशन को बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है एक देश के अंदर। तो अब आप लिबरलाइजेशन भी समझ गए क्या होता है लिबरलाइजेशन, द रिमूवल ऑफ ट्रेड बैरियर्स। ट्रेड बैरियर्स को अगर हम हटाएंगे तो जो फॉरेन ट्रेड है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, वो बढ़ जाएगा। अगर हम ट्रेड बैरियर्स को बढ़ा देंगे तो जो फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो घट जाएगा। सिंपल चीज़ है, ठीक है। अगर एक को बढ़ाते हो तो दूसरा घटेगा, अगर एक को कम करते हो तो दूसरा बढ़ेगा, सिंपल है। अब चलते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है, WTO। ये एक्चुअली एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। उस टाइम पर सब मानते थे, जब 1991 में इंडिया ने बोला था कि हम लिबरलाइज कर रहे हैं, हम ट्रेड बैरियर्स को हटा रहे हैं, तो सारी ऑर्गेनाइजेशन ने बड़ा सपोर्ट किया इंडिया का, बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप। उन्हीं में से एक थी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का भी यही काम है। उसका सिंपल गोल है कि उसको जो इंटरनेशनल ट्रेड है यानी कि जो फॉरेन ट्रेड है उसको लिबरलाइज करना है, उसको फ्री बनाना है। उसका मानना है कि कोई भी टैक्स नहीं लगना चाहिए, ना इंपोर्ट पर ना एक्सपोर्ट पर। जो व्यापार है उसको बिल्कुल फ्री कर देना चाहिए, यानी कि फ्रीली कुछ भी इंपोर्ट किया जा सके, फ्रीली कुछ भी एक्सपोर्ट किया जा सके। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इट इज़ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विच एम्स टू लिबरलाइज इंटरनेशनल ट्रेड। अब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कैसे इस्टेब्लिश हुई थी, तो बेसिकली इसको स्टार्ट किया गया था, इसको इस्टेब्लिश किया गया था ऑन द इनिशिएटिव ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज। जो उस समय पे डेवलप्ड कंट्रीज थी उनके इनिशिएटिव पर ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसको फॉर्म किया गया था। अब ये काम क्या करती है, ये रूल्स बनाती है रिलेटेड टू इंटरनेशनल ट्रेड। जो फॉरेन ट्रेड है उससे रिलेटेड ये रूल्स बनाती है और फिर देखती है कि कौन सी कंट्री उन रूल को फॉलो कर रही है, कौन सी नहीं कर रही है। तो सिंपली वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका एम है ट्रेड को लिबरलाइज करना, यानी कि जो फॉरेन ट्रेड है, इंटरनेशनल ट्रेड है, उसको फ्री बनाना। ये जो ट्रेड है इसको स्टार्ट किया गया था एट द इनिशिएटिव ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज। और इसका एम क्या, सॉरी नॉट एम, ये वर्क क्या करती है, रूल बनाती है रिलेटेड टू इंटरनेशनल ट्रेड और चेक करती है कि कौन सी कंट्रीज इन रूल को फॉलो कर रही है, कौन सी कंट्रीज इन रूल को फॉलो नहीं कर रही है। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी समझ गए। अब मूव ऑन करते हैं हमारे एक बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। अगर देखा जाए तो 1991 के टाइम पर हमारे इंडिया में ऑफिशियली क्या था, ग्लोबलाइजेशन आया। ऑफिशियली हमारे इंडिया में ग्लोबलाइजेशन आया। तो ग्लोबलाइजेशन का असर क्या हुआ इंडिया में, इंडिया में ग्लोबलाइजेशन के इम्पैक्ट क्या हुए, ये जानेंगे हम इस टॉपिक के थ्रू। देखो आपने एक कहावत सुनी होगी कि प्रेशर में या तो कुछ लोग बिखर जाते हैं या कुछ लोग निखर जाते हैं। सिंपल है, जब दबाव आता है ज़िंदगी में, जब इम्तिहान होते हैं ज़िंदगी के, तो कुछ बिखर जाते हैं, कुछ निखर जाते हैं, कुछ और नीचे को चले जाते हैं, कुछ इम्प्रूव कर जाते हैं। उसी तरीके से जब ग्लोबलाइजेशन आया तो कुछ बिखर गए लेकिन कुछ निखर गए। यानी कि जो ग्लोबलाइजेशन है उसका जो पॉजिटिव साइड भी है, नेगेटिव साइड भी है, पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी है, नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी है। तो पहले हम बात करते हैं पॉजिटिव के बारे में। सबसे पहला पॉजिटिव अगर देखा जाए तो ग्लोबलाइजेशन जब किसी कंट्री में जाता है या ग्लोबलाइजेशन जब किसी कंट्री में होता है तो इसका मतलब वहाँ पर क्या होगा, कंपटीशन इंक्रीज होगा। अगर कंपटीशन बढ़ेगा तो क्या होगा, प्रोड्यूसर्स क्या करेंगे, फिर अच्छे अच्छे माल बनाएंगे, अच्छी अच्छी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट बनाएंगे और सस्ते रेट्स पर बनाएंगे।
जब कंपटीशन बढ़ेगा तो जो प्रोड्यूसर्स हैं वो भी अच्छा अच्छा माल बनाएंगे, अच्छी क्वालिटी का माल बनाएंगे और उसको सस्ते रेट में बेचेंगे। तो इससे फायदा किसको होने वाला है? कंज्यूमर को। तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से प्रोड्यूसर्स के बीच में बड़ा कंपटीशन आ गया, जिसका डायरेक्ट बेनिफिट, डायरेक्ट एडवांटेज मिलता था कंज्यूमर्स को। कंज्यूमर्स के सामने आज के टाइम पर ग्लोबलाइजेशन की वजह से एक वेराइटी ऑफ चॉइस है। उनके पास बहुत ही इंप्रूव्ड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स है चुनने को, और वो भी बहुत कम कम दाम में। आज के टाइम पर उनको बहुत कम कम रेट में बहुत अच्छे प्रोडक्ट मिल जा रहे हैं। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। सेकेंड जो इम्पैक्ट रहा है ग्लोबलाइजेशन का, अगर आप 20-25 साल का रिकॉर्ड देखोगे इंडिया में, तो आप पाओगे जो एमएनसीज हैं वो इंडिया में बड़ा इन्वेस्ट कर रही है। जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो इंडिया में बड़ा इन्वेस्ट कर रही हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उनको इंडिया में इन्वेस्ट करने से फायदा हो रहा है। सिंपल यही तो हुआ। अगर आप पिछले 20-25 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे तो आप पाओगे जो एमएनसीज हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज, वो इंडिया में बड़ा इन्वेस्ट कर रही हैं, बड़ा इंटरेस्ट दिखा रही हैं। तो इसका मतलब एमएनसीज को फायदा हो रहा है इंडिया से। और जो एमएनसीज हैं अब वो ऐसे टॉपिक की तरफ टारगेट कर रही हैं, ऐसे टॉपिक की तरफ अपना इंटरेस्ट दिखा रही हैं जो टॉपिक के कंज्यूमर्स बहुत ज़्यादा है, जैसे कि सेल फोन, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स, इनके कंज्यूमर इंडिया में बहुत ज़्यादा है। तो ये जो एमएनसीज हैं ये इंटरेस्ट दिखा रही हैं सेल फोन्स की इंडस्ट्री में, इलेक्ट्रॉनिक्स की इंडस्ट्री में, और इनके इंटरेस्ट की वजह से इन सब चीज़ों की इंडस्ट्री स्टैब्लिश हो रही है। अब इंडस्ट्रियल एरिया स्टैब्लिश हो रहा है, इंडस्ट्री स्टैब्लिश हो रही है, तो नई जॉब्स भी तो क्रिएट होंगी ना भाई, नई सर्विस, नई जॉब्स भी तो क्रिएट होंगी। यानी कि एक और पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या हो सकता है, जो एमएनसी है उन्होंने इंडिया में इन्वेस्टमेंट बढ़ाया है। इंडिया में जो मेन मेन टॉपिक्स हैं जिनके बहुत ज़्यादा कंज्यूमर्स हैं उनमें उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया है, और जिसकी वजह से इंडस्ट्रीज़ बन रही हैं, फैक्ट्रीज़ बन रही हैं, और उन फैक्ट्रीज़ और इंडस्ट्रीज़ बनने की वजह से नई नई जॉब्स क्रिएट हो रही है। साथ ही साथ जो लोकल कंपनीज हैं हमारे इंडिया की ही, जो रॉ मटेरियल सप्लाई कर रही हैं, वो भी अब धीरे धीरे ग्रो कर रही हैं, डेवलप कर रही हैं। तीसरा जो बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है तीसरा वाला। कई जो टॉप इंडियन कंपनीज थी, जैसे कि मैंने बोला कुछ लोग बिखर जाते हैं, कुछ लोग निखर जाते हैं, तो तीसरा जो है वो रिलेटेड है निखरने से, बेटर होने से। कई जो टॉप इंडियन कंपनीज थी, जब ग्लोबलाइजेशन आया तो उन्होंने इसको एक पॉजिटिव चीज़ की तरह देखा। उन्होंने कहा अगर ग्लोबलाइजेशन आया तो हम इससे बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो उन्होंने क्या किया, ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या किया, उन्होंने नई नई टेक्नोलॉजी यूज़ करना शुरू कर दी, नए नए प्रोडक्शन मेथड्स करना शुरू कर दिए। तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से कई जो टॉप इंडियन कंपनीज थी उन्होंने हायर टेक्नोलॉजी पर इन्वेस्ट किया है, एडवांस टेक्नोलॉजी पर इन्वेस्ट किया है, नए नए प्रोडक्शन मेथड्स पर इन्वेस्ट किया है। और उन्होंने इतना अच्छा तरीके से इन्वेस्ट किया है ग्लोबलाइजेशन की मदद से, इंक्रीज कंपटीशन की मदद से, कि उनमें से कई जो टॉप कंपनीज थी आज के टाइम पर वो एमएनसी बन चुकी हैं, खुद ही मल्टीनेशनल कंपनी बन गई। इससे बेहतर क्या बात होगी, जैसे कि एशियन पेंट्स है, टाटा है, इन्फोसिस है। ये जब ग्लोबलाइजेशन आया था उस टाइम पर ये एमएनसी नहीं थी, मल्टीनेशनल कंपनी नहीं थी, लेकिन उन्होंने ग्लोबलाइजेशन से बहुत कुछ सीखा, टेक्नोलॉजी के बारे में सीखा, प्रोडक्शन मेथड्स के बारे में सीखा कि कैसे नई नई टेक्नोलॉजी यूज़ करें, प्रोडक्शन मेथड्स यूज़ करें, और उसकी मदद से आज के टाइम पर ये क्या बन गए, आज के टाइम पर ये मल्टीनेशनल कंपनीज बन गए। उसके बाद चौथा जो इम्पैक्ट रहा है ग्लोबलाइजेशन का, जिसके बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, आईटी सेक्टर में ग्लोबलाइजेशन, जिस तरीके से आईटी सेक्टर ने ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा दिया है, उसी तरीके से ग्लोबलाइजेशन ने आईटी सेक्टर को बढ़ावा दिया है। ग्लोबलाइजेशन की वजह से आईटी सेक्टर्स में जो जॉब्स होती हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। जॉब्स जैसे कि जो हमारी अकाउंटिंग की जॉब्स होती है, डाटा एंट्री की जॉब्स होती है, इंजीनियरिंग जॉब्स होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स होती है, ये बहुत ज़्यादा डिमांड वाली जॉब हो चुकी है। किसकी वजह से? ग्लोबलाइजेशन की वजह से। तो यहाँ बढ़िया भाईचारा चल रहा है। जो आईटी सेक्टर है, जो आईटी है, वो किसको हेल्प करती है? ग्लोबलाइजेशन को। और ग्लोबलाइजेशन किसको बढ़ावा देती है? आईटी को। क्या बढ़िया चीज़ चल रही है। जो पांचवा इम्पैक्ट है वो नेगेटिव है। सिंपल है, दबाव में कुछ लोग बिखर गए, कुछ लोग निखर गए। ग्लोबलाइजेशन में कुछ लोग बिखर गए, कुछ लोग निखर गए। तो अब हम पढ़ेंगे बिखर गए। जो बिखर गए उनके बारे में, कई जो ऐसी स्मॉल इंडस्ट्रीज थी, स्मॉल स्मॉल प्रोड्यूसर्स थे, जो जब ग्लोबलाइजेशन आया तो उनके पास इतना पैसा नहीं था, उनके पास इतनी एबिलिटी नहीं थी कि वो वर्ल्ड मार्केट में जाकर कॉम्पीट कर पाए। तो वो बेचारे बिखर गए। सिंपली कहें तो उनके पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि वो वर्ल्ड मार्केट के सामान से कॉम्पीट कर पाए, इसीलिए वो लोग बिखर गए। तो ग्लोबलाइजेशन का एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्या था कि जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स थे, स्मॉल इंडस्ट्रीज थी, वो कई तो स्मॉल इंडस्ट्रीज बंद तक हो गई इसी वजह से, क्योंकि वो लोग वर्ल्ड मार्केट में कॉम्पीट नहीं कर पाए। क्यों कॉम्पीट नहीं कर पाए? हो सकता है उनके पास प्रॉपर टेक्नोलॉजी ना रही हो। स्मॉल स्मॉल इंडस्ट्रीज ही तो थी। हो सकता है उनके पास प्रॉपर पैसा ना रहा हो, फाइनेंशियली वो ऐसी ना रही हो जैसा रिक्वायरमेंट था।
तो कई जो स्मॉल इंडस्ट्रीज थी, स्मॉल स्मॉल प्रोड्यूसर्स थे, उनका धंधा ऑलमोस्ट बंद हो चुका है, या अगर चल भी रहा है तो कुछ खास फायदे वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि वो उनके पास इतनी प्रॉपर चीज़ें ही नहीं है कि वो ग्लोबलाइजेशन में जो कंपटीशन बढ़ा है उसके साथ कॉम्पीट कर पाए। और जो सिक्स्थ चीज़ हुई है वो है नॉर्मल लाइफ पर असर। जो वर्कर्स हैं, जो लेबर्स हैं, उनकी लाइफ पर असर कैसा डाला है ग्लोबलाइजेशन में, तो ये भी बड़ा ही नेगेटिव असर डाला है। क्या हुआ है ग्लोबलाइजेशन की वजह से? आज के टाइम पर आप देखते हो प्राइवेट कंपनीज किन लोगों को चाहती हैं अपने साथ काम करना, किन लोगों के साथ काम करना चाहती हैं? उन लोगों के साथ जिनके साथ उनको कम से कम पैसा देना पड़े और कोई भी सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट ना देना पड़े। जैसे आप अगर किसी गवर्नमेंट जॉब करते हो तो आपकी जॉब सिक्योर है, लेकिन जो ग्लोबलाइजेशन आने की वजह से जो कंपनीज आई हैं वो आपकी जॉब्स को इनसिक्योर कर रही हैं। वो चाहती हैं कि जितने समय का काम है हम बस उतनी ही समय के लिए आपको एम्प्लॉयमेंट दें, उसके बाद आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो जॉब्स हैं अब वो सिक्योर नहीं रह गई हैं। सिर्फ गवर्नमेंट जॉब्स ही सिक्योर बची हैं, बाकी सारी जॉब में इनसिक्योरिटी आ गई है। यानी कि जो लाइफ्स है वर्कर्स की, लेबर्स की, वो बदल चुकी है। क्यों? क्योंकि अब उनकी जॉब्स सिक्योर नहीं है। अब उनकी जो लाइफ है वो प्रॉपर बदल चुकी है ग्लोबलाइजेशन की वजह से, क्योंकि अब उन्हें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और ज़्यादा अच्छा कुछ खास मिलता नहीं है, ज़्यादा अच्छी कुछ इनकम है नहीं। साथ ही साथ उनकी जो जॉब है वो भी इनसिक्योर है। उसमें भी उनको सिक्योरिटी नहीं है कि हाँ भाई चलो ये जॉब लंबी चलने वाली है, कभी भी उनको हटा दिया जाएगा। तो ये तो 6 जो थे हमारे इम्पैक्ट थे, जिसमें से 2 नेगेटिव इम्पैक्ट थे और 4 हमारे पॉजिटिव इम्पैक्ट थे। तो बेसिकली हर इंसान की अपनी अपनी कहानी है कि कैसे उसको ग्लोबलाइजेशन, कैसे उसकी लाइफ पर ग्लोबलाइजेशन का असर हुआ है। तो ये, लेकिन हमने एक बेसिक इम्पैक्ट पढ़ लिए जो 6 इम्पैक्ट थे, कि कैसे कंज्यूमर को, कैसे प्रोड्यूसर को, कैसे छोटी छोटी इंडस्ट्रीज को, कैसे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को, कैसे वर्कर्स को, कैसे लेबर्स को ग्लोबलाइजेशन की वजह से इम्पैक्ट हुआ है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से इन पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है। अब चलते हैं स्टेप चैप्टर के लास्ट टॉपिक पर, स्ट्रगल फॉर फेयर ग्लोबलाइजेशन। कि फेयर ग्लोबलाइजेशन लाया कैसे जाए, या फेयर ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, पहले ये समझो। सिंपली हम बोले तो फेयर ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है एक ऐसा ग्लोबलाइजेशन, एक ऐसा वैश्वीकरण जिसमें सबको अपॉर्चुनिटीज मिले, जिसमें सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले और सबको ग्लोबलाइजेशन का इक्वल फायदा मिले। ऐसा ना हो कि जो अमीर है बस उसी को अपॉर्चुनिटीज मिली जा रही है, ऐसा ना हो कि जो अमीर है बस वही अमीर हुआ जा रहा है और जो गरीब है ना तो उसको अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, ना ही ग्लोबलाइजेशन का कोई खास फायदा मिल रहा है। तो ऐसा ना हो, इसीलिए हम क्या चाहते हैं, फेयर ग्लोबलाइजेशन चाहते हैं। तो सिंपली फेयर ग्लोबलाइजेशन क्या है? इट इज अ काइंड ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन विच देयर वुड बी इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल एंड द बेनिफिट्स आर शेयर्ड इन अ बेटर वे। जो बेनिफिट्स हैं वो सही तरीके से सबके साथ शेयर हो, ठीक है। तो फेयर ग्लोबलाइजेशन कैसे लाया जा सकता है? इसमें जो गवर्नमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है फेयर ग्लोबलाइजेशन लाने के लिए। अब कैसी गवर्नमेंट कर सकती है वो समझो, गवर्नमेंट क्या क्या कर सकती है उसको समझो। सबसे पहली चीज जो गवर्नमेंट कर सकती है, गवर्नमेंट लॉज बना सकती है। जो छोटे छोटे लेबर्स हैं, वर्कर्स हैं, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए कि इनके साथ कुछ अन्याय ना करे, कोई हैरासमेंट ना हो, इसके लिए वो लॉज बना सकती है। गवर्नमेंट जो है वो लॉज बना सकती है वर्कर्स के लिए, लेबर्स के लिए, और साथ ही साथ रेगुलरली ये चेक कर सकती है कि इनको इनके राइट्स मिल रहे हैं, इनको इनके अधिकार मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। साथ ही साथ गवर्नमेंट एक और चीज़ कर सकती है, यानी कि दूसरा तरीका क्या है, गवर्नमेंट जो छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स हैं, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज हैं, उनको सपोर्ट कर सकती है। जैसे 1947 के टाइम पर जो छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स थे उनको प्रोटेक्ट किया गया था, उनको सपोर्ट किया गया था कि वो ग्रो कर जाएं। उसी तरीके से आज के टाइम पर भी गवर्नमेंट जो छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स हैं उनको सपोर्ट कर सकती है। कब तक सपोर्ट कर सकती है? जब तक वो इतने स्ट्रांग ना हो पाए कि वो वर्ल्ड मार्केट में कॉम्पीट करें। तो गवर्नमेंट छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज को सपोर्ट कर सकती है, जिससे वो इस काबिल बन पाए कि वो वर्ल्ड मार्केट में कॉम्पीट कर पाए। और तीसरी चीज, अगर जरूरत पड़े, इफ नेसेसरी, तो गवर्नमेंट ट्रेड बैरियर्स को भी यूज कर सकती है। हमने पढ़ा था कैसे जो ट्रेड बैरियर है उसकी मदद से गवर्नमेंट फॉरेन ट्रेड, विदेशी व्यापार को कम ज्यादा कर सकती है। तो गवर्नमेंट ट्रेड बैरियर्स का भी यूज कर सकती है अगर जरूरत पड़े। इन सब तरीकों से फेयर ग्लोबलाइजेशन लाया जा सकता है। पहला तरीका, गवर्नमेंट प्रॉपर लॉज बनाए, उनको इम्प्लीमेंट करे। दूसरा तरीका, गवर्नमेंट स्मॉल प्रोड्यूसर्स को प्रोटेक्ट करे। और तीसरा तरीका, जो गवर्नमेंट है वो अगर ज़रूरत पड़े तो ट्रेड बैरियर्स का भी इस्तेमाल करे टू रेगुलेट, टू कंट्रोल द फॉरेन ट्रेड। तो ये तो खत्म होता है हमारा चैप्टर ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी। आई होप आपको समझा होगा पूरा। इस चैप्टर में हमने प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज पढ़ा, इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज की, कैसे जो प्रोडक्शन हो रहा है अलग अलग कंट्रीज में वो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। ग्लोबलाइजेशन के बारे में पढ़ा, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन के बारे में पढ़ा, और सबसे एंड में फेयर ग्लोबलाइजेशन के बारे में पढ़ा। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। ऑनेस्टली
वेरी बिग थैंक्स टू ऑल ऑफ यू कि आप इधर तक आए हो, आपने ये पूरी वीडियो देखी है। एंड इस चैप्टर के नोट्स भी बहुत जल्द ही रिलीज कर दूंगा, अपलोड कर दूंगा। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, ऑल द वेरी बेस्ट।